नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन गहरी धुंध का सामना करना पड़ेगा। वहीं रात को पारा बढ़ने के आसार हैं। हरियाणा में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। अगले 4 दिनों के दौरान दिल्ली NCR में अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा। नारनौल में दिन का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। यह सामान्य से आधा डिग्री अधिक हो गया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 3 दिनों में प्रदेश में सुबह गहरी धुंध रह सकती है। रात के तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। 8 फरवरी की रात से मौसम में बदलाव होगा। इसके असर से 9 फरवरी को प्रदेश में कहीं कहीं बरसात हो सकती है। हरियाणा में आएगी लैंड लीज पॉलिसी, उद्योगों को मिलेगी सस्ती जमीन। हरियाणा में नए उद्योगों के लिए सस्ती जमीन की जरूरत जल्द पूरी होने वाली है। प्रदेश सरकार ने पंचायत लैंड लीज पॉलिसी लगभग तैयार कर ली है। इस पॉलिसी के तहत गांव की आधी पंचायती जमीन को नए उद्योग स्थापित करने के लिए 33 साल की लीज पर दिया जाएगा। आधी जमीन पंचायतें अपनी जरूरी कार्यों और नए विकास परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल कर सकेंगी। हालांकि उद्योगों को दी जाने वाली आधी जमीन के बावजूद समस्त जमीन के मालिक पंचायतें ही होंगी। लीज पर दी जाने वाली जमीन से प्रदेश सरकार को जितना राजस्व हासिल होगा उसका एक बड़ा हिस्सा पंचायतों को विकास कार्य के लिए दिया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा मार्च में पेश किए जाने वाले बजट में पंचायत लैंड लीज पॉलिसी को घोषित किया जा सकता है। 11वीं किस्त को लेकर जारी हुआ नया अपडेट। केंद्र सरकार ने पीएम किसान की 10वीं किस्त का पैसा 1 जनवरी को किसानों के खाते में ट्रांसफर किया था। अगर आपके खाते में अभी तक पीएम किसान का पैसा नहीं आया है तो आप फटाफट अपनी डिटेल्स चेक कर लें, वरना आपको 11वीं किस्त का पैसा भी नहीं मिल पाएगा। केंद्र सरकार ने पीएम किसान स्कीम की 11वीं किस्त को लेकर बड़ी जानकारी दी है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए मिलते हैं, जिसका भुगतान 3 किस्तों में किया जाता है। इसमें 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों का पैसा सीधा किसानों के खाते में ट्रांसफर किया जाता है। जानकारी के मुताबिक पीएम किसान स्कीम की 11वीं किस्त का पैसा अप्रैल महीने में किसानों के खाते में ट्रांसफर होने की संभावना है। सरकार ने 1 जनवरी 2022 को 10वीं किस्त का पैसा 10.09 करोड़ लाभार्थियों के खाते में भेजा गया था। सरकार ने 20,900 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की थी। अब देखना यह है कि इस योजना की 11वीं किस्त का फायदा कितने किसानों को मिलता है। 5वीं व 8वीं की परीक्षाओं को लेकर असमंजस में विद्यार्थी और अभिभावक। आखिर कैसे होंगे बोर्ड एग्जाम? सरकार व बोर्ड द्वारा बार बार 5वीं और 8वीं के विद्यार्थियों की परीक्षाएं बोर्ड की करवाने की बात कही जा रही है, लेकिन अभी तक इसे लेकर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा कोई भी लिखित आदेश जारी नहीं किया गया है। परीक्षाएं कहां पर व कब होंगी, कितना पाठ्यक्रम शामिल किया जाएगा, परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, इस तरह के सैकड़ों सवाल विद्यार्थी व अभिभावक साथ ही शिक्षकों के मन में भी चल रहे हैं, जिसका जवाब अभी तक न तो शिक्षा विभाग देने को तैयार है तथा न ही हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड। मजे की बात यह है कि अब तक हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के पास 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों की ऑनलाइन परीक्षा करवाने के लिए पर्याप्त आधारभूत ढांचा की दरकार है। तो ऐसे में 5वीं और 8वीं के विद्यार्थियों की ऑनलाइन परीक्षा किस प्रकार से करवाएगा, यह आसान प्रतीत नहीं हो रहा है। परीक्षाओं को लेकर कोई भी लिखित आदेश अभी तक नहीं मिले हैं। जैसे ही आदेश मिलेंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा में अब गाड़ी में अकेले व्यक्ति को मास्क लगाने की आवश्यकता नहीं है। वहीं बुढ़ापा पेंशन को लेकर अनिल विज ने अपना बड़ा बयान दिया है। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि हिसार में 400 बेड का आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक आधुनिक अस्पताल बनाया जाएगा, जिसके लेकर उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को शीघ्र अतिशीघ्र भूमि को चिन्हित करने के निर्देश जारी किए हैं। पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में विज ने कहा है कि हरियाणा में गाड़ी में बैठे अकेले व्यक्ति को मास्क लगाने की आवश्यकता नहीं है। वहीं बुढ़ापा पेंशन के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बुढ़ापा पेंशन की देरी के मामले में केस टू केस जांच करवानी पड़ेगी, परंतु सामान्य तौर पर पेंशन बंद करने के कोई आदेश नहीं है। हरियाणा में जल्द होगी 1250 डॉक्टरों समेत नर्सिंग स्टाफ की भर्ती, स्वास्थ्य मंत्री का दावा। प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए ठोस कार्य योजना को जमीनी स्तर पर उतारने की कार्रवाई शुरू हो गई है। राज्य में जल्द ही 1250 चिकित्सकों की भर्ती होगी। इसके साथ ही नर्सिंग और अन्य रिक्त पदों को भी भरा जाएगा। निश्चित रूप से इससे जहाँ पूरी तरह से स्वास्थ्य सेवाओं को हरियाणा प्रदेश में कायाकल्प होगा, वहीं चिकित्सकों की भर्ती से मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। वे रविवार को कलायत में नेशनल हाईवे पर स्थित वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
चौटाला परिवार में जुबानी जंग, अभय बोले बीजेपी के पास है जेजेपी नेताओं के भ्रष्टाचार की फाइलें, गठबंधन टूटा तो उठा ले जाएंगे ईडी वाले। इनेलो के राष्ट्रीय महासचिव और एलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला फतेहाबाद के भट्टू पहुंचे और यहां हल्का स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि सरकार जो भूमि अधिग्रहण कानून ला रही है उसके बारे में किसानों को जागरूक करने के लिए पूरे प्रदेश में यात्रा निकालेंगे। विधानसभा में कांग्रेस ने भी इसका विरोध तक नहीं किया। यह भूमि अधिग्रहण कानून केंद्र सरकार के तीनों काले कृषि कानूनों से भी ज्यादा खतरनाक है। इसके खिलाफ सभी को दोबारा लड़ाई लड़नी होगी। जेजेपी नेताओं पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर जेजेपी सरकार से समर्थन वापस लेने का प्रयास भी करती है तो शाम तक ईडी उन्हें उठाकर ले जाएगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में जसपा के नेताओं ने चौधरी देवीलाल के नाम पर वोट मांगे और 10 से 11 सीटों पर जीत मिलते ही ये नेता देवीलाल की नीतियों को गिरवी रखकर भाजपा की गोद में जा बैठे। यात्रियों के लिए खुशखबरी, हरियाणा रोडवेज ने सोनीपत दिल्ली कटरा रूट पर शुरू की बस सेवा। यह बस सोनीपत से दिल्ली और उसके बाद कटरा के लिए रवाना होगी। अब यात्रियों को जम्मू व कटरा जाने के लिए परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं रोडवेज अधिकारियों का कहना है कि अन्य रूटों पर भी जल्द बसों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। वहीं रेवाड़ी से शिमला, जम्मू व हरिद्वार के लिए बंद बस सेवा को भी बहाल कर दिया गया है। इससे लोगों को राहत मिली है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता योजना को भी अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से जल्द ही ऑनलाइन किया जाएगा। इस योजना के ऑनलाइन होने से जरूरतमंद व्यक्ति जरूरी दस्तावेज के साथ नजदीकी सीएससी केंद्र या अंत्योदय सरल केंद्रों पर आवेदन कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रविवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता योजना को ऑनलाइन करने बारे संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से विभिन्न योजनाओं का लाभ लोगों को जल्द मिल रहा है। ऐसे में ये योजना ऑफलाइन होने से इसका लाभ लेने में अधिक समय लगता है। इसलिए सरकार का उद्देश्य है कि जरूरतमंद व्यक्ति इस योजना का जल्द लाभ पहुंचाने के लिए इसे अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जाए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा का बड़ा बयान, 5100 रुपए देने का वादा कर सत्ता में आई पार्टी अब पेंशन काटकर छीन रही है बुढ़ापे का सहारा। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आरोप लगाया है कि सरकार बुजुर्गों की पेंशन खत्म करने की नीति पर आगे बढ़ रही है। उन्होंने बुजुर्गों की पेंशन रोकने पर सरकार की कड़ी आलोचना की है। प्रदेश में पेंशन धारकों को अब पिछले साल दिसंबर और इस साल जनवरी महीने की पेंशन नहीं मिली है। सरकार द्वारा बुजुर्ग, विधवा और विकलांग पेंशन को रोका हुआ है। हुड्डा ने कहा है कि 5100 रुपए पेंशन का वादा करके सत्ता में आई पार्टियां लगातार पेंशन कटौती कर रही है। पेंशन को फैमिली आईडी से जोड़कर अब तक हजारों बुजुर्गों की पेंशन काट दी गई है। सरकार और भी हजारों बुजुर्गों की पेंशन पर कैसे चलाने की प्लानिंग कर रही है। एक तरफ सरकार द्वारा बुजुर्गों के सम्मान भत्ते की कटौती और दूसरी तरफ उसके भुगतान में देरी इस कल्याणकारी योजना के प्रति सरकार की उदासीनता को दर्शाता है। बुजुर्गों को पेंशन के लिए तरसाना उनका अनादर है। सरकार को पेंशन कटौती और भुगतान में लेट लतीफी की नीति को बंद करना चाहिए। यदि मौजूदा सरकार ऐसा नहीं करती है तो भविष्य में उनकी सरकार बनने पर जिन बुजुर्गों की पेंशन काटी गई है उसको वापस बहाल किया जाएगा और वादे के मुताबिक उसमें बढ़ोतरी भी की जाएगी। अंडर 19 वर्ल्ड कप फिर छाए हरियाणवी। रोहतक के निशांत ने संभाली पारी तो हिसार के दिनेश बने फिनिशर। वहीं गारो पर भी सभी को गारो। हरियाणा के खिलाड़ियों ने ओलंपिक में देश का नाम रोशन करने के बाद अब अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताने में भी अहम योगदान दिया है। हरियाणा के रोहतक के निशांत सिंधु, हिसार के दिनेश बाना व भिवानी के गारो सांगवान ने देश का प्रतिनिधित्व किया। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भारत की अंडर 19 क्रिकेट टीम को 5वीं बार विश्व कप जीतने पर हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा है कि भारत की इस जीत में हरियाणा के खिलाड़ियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सीएम ने ट्वीट कर कहा कि शानदार अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में हमारे नौजवान खिलाड़ियों ने उम्दा खेल प्रदर्शन से विश्व के सभी टीमों को मात देते हुए 5वीं बार वर्ल्ड कप भारत के नाम किया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर मैं पूरी टीम और सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन पर केंद्र सरकार ने 2 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। इसी के चलते मुख्यमंत्री मनोहर लाल का रोहतक दौरा स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि दिवंगत लता मंगेशकर को सम्मान देने के लिए राष्ट्रीय ध्वज 2 दिन तक आधा झुका रहेगा। फिलहाल राष्ट्रीय शोक के चलते मुख्यमंत्री का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है और जल्द ही उनके रोहतक दौरे की नई तिथि जारी की जाएगी। राज्यपाल ने कहा है कि लता दीदी ने दशकों तक देश की सेवा की और देश का गौरव बढ़ाया है। देश सदा उन्हें याद करेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि लता मंगेशकर जी का निधन गीत संगीत की दुनिया और देश के लिए अपूर्णीय क्षति है।
पंजाब में कांग्रेस का सीएम चेहरा चरणजीत चन्नी। राहुल गांधी ने लुधियाना में किया ऐलान, लगातार दावा ठोक रहे नवजोत सिद्धू को झटका। कांग्रेस ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए चरणजीत चन्नी को सीएम चेहरा घोषित कर दिया है। लुधियाना की दाखा रैली में राहुल गांधी ने इसकी घोषणा की। इससे लगातार सीएम चेहरे पर दावा ठोक रहे पंजाब कांग्रेस चीफ नवजोत सिद्धू को बड़ा झटका लगा है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि सिद्धू इसके बाद क्या करते हैं और कौन सा कदम उठाते हैं। चन्नी के नाम की घोषणा करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मैंने सीएम का चेहरा डिसाइड नहीं किया, मैंने पंजाब के लोगों से पूछा, कैंडिडेट और कार्यकर्ताओं, वर्किंग कमेटी के सदस्यों से पूछा। उन्होंने कहा कि पंजाब को खुद अपना नेता चुनना चाहिए, मैं सिर्फ ओपिनियन दे सकता हूं, लेकिन पंजाब का ओपिनियन ज्यादा जरूरी है। पंजाब ने कहा कि हमें गरीब घर का सीएम चाहिए जो भूख और गरीबी को समझे। पंजाब को ऐसे व्यक्ति की जरूरत है। राहुल ने कहा कि चरणजीत चन्नी गरीब घर के बेटे हैं, गरीबी को समझते हैं। जब वह सीएम बने तो उनके अंदर कोई अहंकार नहीं दिखा, वह जनता के बीच में जाते हैं। इसके बाद उन्होंने चरणजीत चन्नी के नाम की घोषणा कर दी। हालांकि सिद्धू ने इस दौरान संकेत में खुद को अरबी घोड़ा कहकर हाईकमान को नजरअंदाज न करने की चेतावनी भी दे डाली। लता जी का अंतिम संस्कार। अनंत यात्रा पर स्वर कोकिला राज के सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। भाई और भतीजे निधि मुखाग्नि। लता जी ने सुबह 8:12 पर अंतिम सांस ली और शाम 7:16 पर उन्हें मुखाग्नि दी गई। कोरोना और निमोनिया से 29 दिन लड़ी, लेकिन कितना लड़ती, उम्र भी तो 92 साल हो चली थी। अंतिम संस्कार मुंबई के शिवाजी पार्क में किया गया। तब तक देश वहीं मौजूद खड़ा रहा। मुखाग्नि भतीजे आदित्य निधि, साथ में भाई हृदयनाथ मंगेशकर झुके सिर और नम आंखों से हर वो काम करते रहे जो आदित्य कर रहे थे। बगल में सब कुछ देखती रही लता ताई की बहनें उषा, आशा और मीना भी मौजूद थी, बैठी सी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े लोग आए और करीब से श्रद्धांजलि देते गए। बाकी लाखों करोड़ों लोग दूर से, घरों से, अपने अपने शहरों से और जिसे जहां जगह मिली वहां से सब देखते रहे, अपने तरीके से अंतिम प्रणाम करते गए। हर मोबाइल, रेडियो, घर, दुकान, कार, सब जगह लता ही थी, बोलती लता। उनके तमाम गाने गुनगुनाते और दोहराए जाते रहे। लता जी के निधन पर 2 दिन का राष्ट्रीय शोक रहेगा, यानी देश भर में झंडा आधा झुका रहेगा और किसी भी तरह के जश्न का कार्यक्रम नहीं होगा। महाराष्ट्र सरकार ने लता जी के सम्मान में सोमवार की सार्वजनिक छुट्टी और 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने सोमवार को आधे दिन की छुट्टी घोषित कर दी है। 92 साल की लता जी ने 36 भाषाओं में 50,000 गाने गाए, जो किसी के लिए एक रिकॉर्ड है। करीब 1000 से ज्यादा फिल्मों में उन्होंने अपनी आवाज दी। 1960 से 2000 तक दौर जब लता जी की आवाज के बिना फिल्में अधूरी मानी जाती थी। 2000 के बाद से उन्होंने फिल्मों में गाना कम कर दिया था। आखिरी गाना साल 2015 में आई फिल्म डुन्नो वाई में था। 80 साल तक संगीत की दुनिया में सक्रिय लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। 13 साल की छोटी सी उम्र में 1942 से उन्होंने गाना शुरू कर दिया था। लता जी के पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर संगीत की दुनिया और मराठी रंगमंच के बड़े नाम थे। उन्होंने ही लता जी को संगीत की शिक्षा दी थी। 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी लता जी की 3 बहनें आशा भोसले, उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर और भाई हृदयनाथ मंगेशकर हैं। लता मंगेशकर को साल 2001 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न से नवाजा गया। इससे पहले पद्म विभूषण, पद्म भूषण और दादा साहेब फाल्के सम्मान समेत कई सम्मान मिल चुके हैं। भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन से भारत के साथ साथ पाकिस्तान और नेपाल में भी शोक की लहर है। नेपाल के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी और पाकिस्तान के पीएम इमरान खान, सूचना प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी, नेता प्रतिपक्ष शहबाज शरीफ समेत कई फैंस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर लता मंगेशकर के निधन पर शोक व्यक्त किया और श्रद्धांजलि दी है। इमरान खान ने लिखा, लता मंगेशकर के निधन से उपमहाद्वीप ने दुनिया के महान सिंगर में से एक को खो दिया है, जिन्हें दुनिया जानती है। उनके गीतों को सुनकर पूरी दुनिया के कई लोगों को सुकून मिलता था। शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर, आमिर खान, रणबीर कपूर, शंकर महादेवन, संजय लीला बंसाली, जावेद अख्तर, श्रद्धा कपूर समेत कई हस्तियां भी उनके अंतिम दर्शन के लिए शिवाजी पार्क में मौजूद रही। वहीं अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, जावेद अख्तर समेत कई हस्तियां उनके घर भी अंतिम दर्शन के लिए पहुंची थी।